और आपको सीधे अयोध्या लेकर चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित कर रहे हैं। बातें करने वालों को, लोहिया जी की बातें करने वालों को, गरीबों की, श्रमिकों की चिंता करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? क्या बहुजन हिताय की बात करने वालों को, बाबा साहब की बात करने वालों को श्रमिकों की चिंता करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? क्या पिछले 60-70 साल से हर चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा उछालने वाली कांग्रेस को श्रमिकों की चिंता करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? साथियों, हमारे देश के 40 करोड़ से ज्यादा श्रमिक भाइयों बहनों की इन पार्टियों ने कभी परवाह नहीं की। श्रमिकों को, गरीबों को वोट बैंक में बांटकर इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपना और अपने परिवार का फायदा कराया। भाई और बहनों, कोई गरीब अपने बच्चे को गरीब नहीं देखना चाहता। कोई चाय वाला ये नहीं सोचता कि उसका बच्चा बड़ा होकर चाय वाला बने। कोई रेहड़ी वाला ये नहीं सोचता कि उसका बच्चा बड़ा होकर रेहड़ी चलाए। कोई सब्जी बेचने वाली या नहीं सोचती कि उसका बच्चा भी बड़ा होकर सब्जी बेचे। गरीब आगे बढ़ना चाहता है, मजदूर आगे बढ़ना चाहता है। उसे आवश्यकता होती है एक संबल की। साथियों, पहली बार देश में किसी सरकार ने गरीबों के बारे में सोचा है, श्रमिकों के बारे में सोचा है। हमने उनकी परवाह की है, उनका जीवन आसान बनाने के लिए काम किया है। भैया, आपका प्यार, उत्साह मुझे मंजूर है। आपका प्यार, आपका उत्साह मेरे सर आंखों पर, लेकिन मैं बोलूं क्या? आप सुनने को तैयार है? आपका इतना प्यार मैं आपको नमन करता हूं भाइयों। लेकिन मुझे बोलने तो दीजिए। आप इतना प्यार दिखाते हैं और उधर सपा बसपा वालों का बीपी बढ़ जाता है जी। और फिर चिल्लाएंगे कि मोदी का डॉक्टर नहीं आया। अभी हाल ही में हमारी सरकार पीएम श्रम योगी मानधन योजना लाई है। इससे श्रमिक साथियों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये तक की पेंशन हर महीने सुनिश्चित की होगी।
इसी तरह हमने उन्हें सिर्फ 1 रुपये महीना, उसमें 2 लाख रुपया बीमा, और दूसरी योजना है 1 दिन में 90 पैसा, 90 पैसा, इतने छोटे से प्रीमियम। दूसरी योजना 2 लाख की, यानी अगर दोनों योजना लेता है तो 4 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 4 लाख रुपया मिलने का प्रावधान किया है। मुश्किल समय में इन बीमा योजनाओं के माध्यम से अब तक ये योजना शुरू किए 1.5-2 साल हुआ, अब तक 3500 करोड़ रुपया उसकी क्लेम राशि इन गरीबों के घर में पहुंच चुकी है। साथियों, हमारे गरीब श्रमिक भाई बहनों को इलाज में पैसे खर्च न करने पड़े, इसके लिए आयुष्मान भारत योजना भी हम चला रहे हैं। इस योजना के तहत उन्हें हर साल 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलना तय है। भाइयों बहनों, कोई इंसान मेहनत करके गरीबी से बाहर आ रहा है, न्यू मिडिल क्लास में जा रहा है, लेकिन अगर घर में एक बीमारी आ जाए ना तो फिर से वो गरीब बन जाता है, कर्जदार बन जाता है। मैंने हर गरीब के दर्द को समझा है, उसके दर्द को सुना है, उसकी बीमारी को समझा है, उसकी जिंदगी को जाना है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आयुष्मान भारत योजना से आज गरीबी की बीमारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं भाइयों। इसी तरह मिशन इंद्रधनुष के तहत हमने जान लेना बीमारी से टीकों की संख्या बढ़ाई है, टीकाकरण का दायरा बढ़ाया है। इस योजना का बड़े स्तर पर लाभ भी मेरे गरीब श्रमिक साथियों को हो रहा है। इतना ही नहीं, श्रमिक साथी अपना खुद का घर बना सके, इसके लिए हमने पुरानी परंपराओं में भी बदलाव किया है। हमने ऐसी व्यवस्था शुरू की कि वो मनरेगा के तहत अपने ही घर का निर्माण भी कर सके। साथियों, हमारी सरकार ने उन श्रमिक साथियों को भी, उनकी भी चिंता की जिन्होंने किसी कारण से पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी, क्योंकि गरीब का बच्चा 3-4 साल तक तो स्कूल जाता है, बाद में छोड़ देता है। ऐसे बच्चों को, ऐसे कामगारों को आय बढ़ाने में कौशल विकास मदद मिशन की भी मदद की। साथियों, इसके अलावा हमारी आंगनवाड़ी की बहनें हैं, आशा बहनें हैं, एएनएम बहनें हैं, आशा वर्कर है, हमारे डाकिये, कोई पूछता नहीं था डाकिये को। भाइयों बहनों, बरसों बाद इन सभी के वेतन को बढ़ाने का काम ये चौकीदार की सरकार ने किया है। साथियों, पहले की सरकारें कितनी असंवेदनशील रही है, इसका एक और उदाहरण आपको देता हूं। जब मैं 2014 में सरकार में आया तो पता चला कि पहले की पेंशन स्कीम के तहत जो व्यवस्था थी उसमें किसी को 50 रुपया, किसी को 60 रुपया, किसी को 70 रुपया महीना मिल रहा था। लेने जाने आने का ऑटो का खर्चा ज्यादा होता था। हमारी सरकार ने आकर के एक ही झटके से ये सब बंद करके तय किया कि जिनको ये पेंशन मिलता है हर किसी को कम से कम 1000 रुपया जरूर मिलेगा। इसके कारण सरकार पर हजारों करोड़ का बोझ लग गया,
लेकिन मैंने ये काम करके दिखाया। भाइयों और बहनों, हमारे देश की आत्मा हमारी संस्कृति में, हमारे दर्शन में, हमारी आस्था में, हमारे आध्यात्म में बसती है। हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को विदेशी मानसिकता और तुष्टीकरण का खेल खेलने वालों ने खतरे में डाल दिया था। साथियों, ये भाजपा और एनडीए की सरकार है जिसने भारत के इस मूल को न सिर्फ संरक्षित किया बल्कि पूरी दुनिया में प्रसारित किया। योग हमारी संस्कृति का हिस्सा सदियों से है, लेकिन पूरी दुनिया 21 जून को योग दिवस मनाए, ये काम ये चौकीदार ने किया है। कुंभ भी हजारों साल से होता आ रहा है, लेकिन जो दिव्यता और भव्यता इस बार प्रयागराज में दिखी वो अभूतपूर्व है। भाइयों और बहनों, अयोध्या में दीप तो हजारों वर्षों से जलते आए हैं, लेकिन अब जो दीपावली मनाई जाती है वो दुनिया भर में चर्चा का विषय बनती है, देश का गौरव बढ़ता है। जब कोरिया की फर्स्ट लेडी, वहां के राष्ट्रपति की पत्नी यहां अयोध्या में हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनकर आती है तो उसकी चर्चा सारे विश्व में होती है। जब आसियान समिट के दौरान वहां से आए कलाकार अपने अपने देशों में प्रचलित रामायण के अंश प्रस्तुत करते हैं तो सबकी नजर उनके पर ठहर जाती है। जब 26 जनवरी पहली बार हुआ, जब 26 जनवरी में विजय पथ पर झांकियां निकलती हैं, पहली बार एशिया के देशों की रामायण की प्रेरणा ये झांकियां नजर आई। हर देशवासी का सीना चौड़ा हो गया। और यहां जब नेपाल के जनकपुरी से अयोध्या के लिए बस को हरी झंडी दिखाई जाती है तो भी इसकी चर्चा हर जगह होती है। बल्कि ये सौभाग्य तो मुझे खुद प्राप्त हुआ था। भाइयों और बहनों, अपनी इस अमूल्य धरोहर को पहचानने के लिए संवेदना की जरूरत होती है, अपनेपन की जरूरत होती है। हमने इस धरोहर को सिर्फ आस्था तक सीमित नहीं रखा, बल्कि आर्थिक समृद्धि से जोड़ा, पर्यटन से जोड़ा है। साथियों, देश में अभी स्वदेश दर्शन नाम से एक बहुत व्यापक कार्यक्रम चल रहा है, जिसके अंतर्गत देश में रामायण सर्किट, कृष्ण सर्किट, बौद्ध सर्किट सहित 15 सर्किट पे काम चल रहा है। रामायण सर्किट के तहत अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक जहां जहां भी प्रभु राम के निशान है, उन सभी स्थानों को विकसित किया जा रहा है। लेकिन भाइयों और बहनों, आस्था और पर्यटन पर सबसे बड़ा खतरा होता है आतंकवाद का। अभी हाल में हमने देखा है श्रीलंका में क्या हुआ। कुछ यही स्थिति 2014 से पहले भारत में भी थी। अयोध्या में, फैजाबाद में कैसे कैसे बम धमाके हुए, क्या हम इसे भूल सकते हैं क्या? वो दिन हम कैसे भूल सकते हैं जब देश में आए दिन कहीं न कहीं आतंकी हमला होता था। भाइयों और बहनों, बीते 5 वर्ष में इस तरह के धमाकों की खबर आनी बंद हो गई है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आतंकी खत्म हो गए हैं।
आतंकी फैक्ट्रियां तो हमारे पड़ोस में अभी भी चल रही है और वहां तो एक ही उद्योग है, आतंक को एक्सपोर्ट करना, आतंकवादियों को एक्सपोर्ट करना। हमारे पड़ोस में यही कारोबार चलता है। यह आतंकी देश में एक कमजोर सरकार के इंतजार में है। ये मौके की ताक में बैठे हैं। इसलिए जैसे सड़कों पर लिखा रहता है, जब हम टेढ़ी मेढ़ी सड़क पे जाते हैं ना, तो लिखा रहता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। भाइयों बहनों, ये आतंकवाद का खेल भी ऐसा ही है। सावधानी हटी नहीं कि मौत का बुलावा आया नहीं। साथियों, ये बात इसलिए भी अहम है क्योंकि सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी महामिलावटी हो, ये आतंक पर नरमी का इनका पुराना रिकॉर्ड रहा है। हमारी सुरक्षा एजेंसियां आतंक के मददगारों को पकड़ती थी और ये वोट के लिए उनको छोड़ देते थे। आज ये सभी महामिलावटी फिर से केंद्र में एक मजबूर सरकार बनाने की फिराक में है, लेकिन आपको पूरी तरह से चौकन्ना रहना है। भाई और बहनों, हम एक नए हिंदुस्तान के रास्ते पर चल पड़े हैं जो छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो छोड़ता भी नहीं। खतरा सीमा के भीतर हो या फिरा सीमा पार, ये नया हिंदुस्तान घर में घुसकर मारेगा। गोली का जवाब गोले से देगा। और ये हम बोलते नहीं है, जवान की उंगली बोलती है। साथियों, जब भारत सुरक्षित रहेगा तभी हमारे सपने, हमारी आशाएं, हमारी आकांक्षाएं पूरी हो पाएगी। साथियों, हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार सुरक्षित रहे, आतंक और अत्याचार का अंत हो, इसके लिए आपको कमल के फूल पर बटन दबाना है। और भाइयों बहनों, आप जब कमल के फूल पर बटन दबाएंगे, इसका मतलब आप अपने सपने बोएंगे जो साकार होंगे। आप कमल के फूल पर बटन दबाएंगे, मतलब आपके भीतर एक ऐसा देशभक्त उभर करके आएगा जो देश के लिए जिएगा। आप जब कमल के फूल पर बटन दबाएंगे तो आपके भीतर वो सैनिक की आत्मा जग जाएगी जो देश के लिए जिएगा, देश के लिए मरेगा। भाइयों बहनों, ये कमल के फूल की ताकत है और इसलिए कमल के फूल पर बटन दबाइए। और मैं आपको भरोसा देता हूं, आप जब कमल के सामने बटन दबाओगे तो आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आप इतनी बड़ी संख्या में आए, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और प्रभु राम जी की धरती से
जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्हें आपने सुना, उन्होंने यहां से भी एक बार फिर से आतंकवाद का जिक्र किया और संदेश देने की यही कोशिश कर रहे थे कि पिछले 5 साल में किस तरीके से वर्तमान सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ मुहिम छेड़ी है और आतंक पर लगाम लगाया है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में आतंकी घटनाएं नहीं हुई, लेकिन ऐसा नहीं है कि आतंक खत्म हो गया है। आतंकी अभी भी पड़ोसी की जमीन से पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं और अभी भी पड़ोसी ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाया जाए। उन्होंने लोगों से अपील भी की अपने पक्ष में।